स्टार्ट करे जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था और डीएनए में काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। डीएनए हेडिंग में लास्ट में एक छोटा सा पार्ट है सेंट्रल डॉगमा, तो हेडिंग डालिए सेंट्रल डॉगमा। तो हेडिंग डालिए सेंट्रल डॉगमा। पहला सवाल है कि सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या है। तो ये फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इस पे आ जाओ। फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो ये क्या है। फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और फ्लो कुछ ऐसा होता है कि डीएनए से आरएनए से प्रोटीन। क्वेश्चन पूछा गया ये फ्लो किसने एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन बाय, तो आंसर देंगे फ्रांसिस, लिखते चले, क्रिक ने किया। अब रियल में है क्या ये समझना है। तो होना ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। कभी कभार ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि डीएनए से डीएनए भी बना लेते हैं। बस यहीं पर सवाल है कि यदि डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या कहोगे। तो डीएनए से डीएनए बनाने को रेप्लिकेशन कहते हैं। और यहां एंजाइम जो लगेगा उसका नाम डीएनए पॉलीमरेज, या इसी का दूसरा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका एक नियम है कि जिससे बनाओगे, जैसे डीएनए से बनाया है तो जिससे बनाओगे वो डिपेंडेंट लिखेंगे और जो बनाओगे वो पॉलीमरेज लिखेंगे। ये नियम है। ऐसे ही डीएनए से आरएनए अगर बनेगा तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इसमें भी एंजाइम लगेगा। बस एंजाइम के नाम याद रखना है। तो जो कि जो बनता वही पॉलीमरेज होता है, तो नाम लिख देंगे आरएनए पॉलीमरेज, या इसका पूरा नाम जिससे बनता है वो डिपेंडेंट और जो बनता है वो पॉलीमरेज। तो कहोगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहां जो प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि सेंट्रल डॉगमा फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कहते हैं,
ये किसने एक्सप्लेन किया? तो फ्रांसिस क्रिक ने एक्सप्लेन किया। डीएनए से आरएनए से प्रोटीन यही फ्लो होता है। डीएनए से डीएनए भी बनता है, रेप्लिकेशन है। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये ट्रांसलेशन है। इसका एक एक्सेप्शन है, कुछ वायरस में फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपोजिट दिशा में होती है। अपोजिट का मतलब आरएनए से डीएनए, तो जैसे आरएनए से डीएनए बनेगा उसको क्या कहोगे? तो इधर से इधर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर इधर से इधर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये लिख लो तो आगे बढ़ा के लिख देते हैं। फिर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिख लीजिए। एक्सेप्शन में यह है कि कुछ वायरस नहीं फॉलो करते हैं, नॉट फॉलोज सेंट्रल डॉगमा। क्यों? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखते चलें, इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे? तो कहोगे आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए। प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एंजाइम का नाम तो चाहे कह दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या इसका दूसरा नाम जिससे बनता है वो डिपेंडेंट। तो कहोगे आरएनए डिपेंडेंट, और जो बनता है वो पॉलीमरेज। The proposition of double helix structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary। जल्दी ही अकेले, दोनों लोगों ने ही अकेले, फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया? प्रपोज कर दिया सेंट्रल ड्रागमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये कहता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो डीएनए से आरएनए से प्रोटीन है, ये डीएनए से आरएनए और आरएनए में स्पेशली एमआरएनए, और ये क्या? प्रोटीन। लेकिन कभी कभार डीएनए से डीएनए बना तो इसका नाम रेप्लिकेशन, यहां से यहां ट्रांसक्रिप्शन, यहां से यहां ट्रांसलेशन। कुछ वायरस, बस ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही यहां सम की जगह आल कर देगा वैसे गलत हो जाएगा। सभी वायरस में ऐसा नहीं होगा। ये किस वायरस में होता है इसके ऊपर चाहे लिख लीजिए, आरएनए कंटेनिंग वायरस। क्योंकि वायरस कई प्रकार के होते हैं, डीएनए वाले भी और आरएनए वाले। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस दिशा में है? रिवर्स, मतलब आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए। कह रहा प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हेडिंग डालिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। बातचीत ना करें।
पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पहला सवाल है कि डीएनए के हेलिक्स की पैकेजिंग करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। आवश्यकता समझे। पर डीएनए की जो लंबाई है, तो डीएनए की लंबाई पता करने का तरीका क्या है कि जितने नंबर आप बेस पेयर हो उसको आप दो डीएनए बेस के पेयर के बीच की दूरी से मल्टीप्लाई करते हो, ही तो करते हो। मतलब अगर किसी में 6.6 गुणे 10 की पावर 9 बेस पेयर है, उसको गुणा कर दो किससे, 0.34 गुणे 10 की पावर 9 से, तो नेट निकल आएगा। तो आप जब निकालोगे तो आपको आइडिया लगेगा। ह्यूमन में डीएनए की लंबाई 1.1 मीटर या 2.2 मीटर है। 2 मीटर मतलब इतना हो गया लगभग। और ह्यूमन सेल कितनी है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। सेल माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर न्यूक्लियस और छोटा है, उसके अंदर रखा है। तो कहने का मतलब है कि इतना बड़ा डीएनए इतनी छोटी जगह में कैसे रखोगे, तो फिर कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो फिर कॉइल करके ही रखना पड़ेगा, फोल्ड करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का डायमीटर 10 की पावर -6 है। न्यूक्लियस 10 की पावर -6 है और जो अंदर रखना है वो 2 मीटर लंबा है, तो कैसे रखोगे। तो कोई तरीका होना चाहिए। तो पैकेजिंग की नीड क्यों है, इसको पहले पैराग्राफ में लिखा है। तो जो लिख रहे हैं उसको लिख लीजिए, बस बातचीत ना करें। अब ऑलरेडी लेट आए हैं। लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर है कितनी, 0.34 नैनोमीटर या 0.34 गुणे 10 की पावर -9 मीटर। बात एक ही है। इस अब लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है। कैसे निकला, तो बेस कितने थे, 6.6 गुणे 10 की पावर 9 और गुणा कर दिया किससे, 0.34 गुणे 10 की पावर -9। ये गुणा करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ह्यूमन हेप्लॉइड सेल में डीएनए की लंबाई 2.2 नहीं 1.1 मीटर। वो कैसे निकालोगे, तो वो निकालेंगे ऐसे कि यहाँ जहाँ 6.6 था वहाँ 3.3 गुणे 10 की पावर 9 को मल्टीप्लाई कर दो 0.34 गुणे 10 की पावर -9। आंसर ये आ जाएगा। ऐसे ही एक बैक्टीरिया है, कौन सा, ई कोलाई, उसमें डीएनए की लेंथ कितनी है 1.36 मिलीमीटर दी है। निकालेंगे तो बेस पेयर कितने थे 4.6 गुणे 10 की पावर 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0. मिलीमीटर में निकालना है तो यहाँ मिलीमीटर में रखेंगे, क्या लिखोगे 0.34 गुणे 10 की पावर -7 रखेंगे, 6 थे। मिलीमीटर और मीटर में 3 जीरो का अंतर है ना, माइनस के 6 रखोगे। कहने का मतलब ये है कि टिपिकल मैमल सेल में जो न्यूक्लियस है उसका जो डायमीटर है
वो 10⁻⁻6 मीटर है, और इसमें डीएनए जो है वो वेरी लॉन्ग है। इसका मतलब क्या है? डीएनए मस्ट बी पैक्ड, उसकी पैकिंग करनी ही पड़ेगी। अब हेडिंग डालिए, पैकेजिंग पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया। सुन लीजिए 3 क्वेश्चन केवल। पहला सवाल ये है कि बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस नहीं है, जैसे कम से कम भले ही न्यूक्लियस मैमेलियन सेल में छोटा है या किसी टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में छोटा, लेकिन है तो टेढ़ा मेढ़ा करके न्यूक्लियस के अंदर कन के बंद कर देंगे, दरवाजा अंदर बंद रहेगा। यहाँ तो न्यूक्लियस भी नहीं है, तो समस्या ये है कि फिर कैसे पैक करोगे। तो न्यूक्लियस नहीं है, इसका ये मतलब न निकाल लीजिएगा कि जो डीएनए है वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड नहीं है, पैकेज यहाँ भी है। कैसे पैकेजिंग समझिएगा। तो डीएनए के ऊपर चार्ज होता है निगेटिव, और यहाँ पाई जाती है कुछ पॉजिटिव चार्ज की बेसिक प्रोटीन। तो उन्हीं प्रोटीन की मदद से डीएनए को पैक किया जाता है, और डीएनए को पैक करते हैं जिस रीजन में, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और वहाँ डीएनए के लूप होते हैं, मतलब एक डीएनए का ये लूप है, फिर डीएनए का दूसरा लूप है। तो लूप को आपस में बांध के रखते हैं, किसके द्वारा? उसी बेसिक प्रोटीन से, और इसको कहते हैं सुपर कॉइल स्टेज। तो इसमें सुपर कॉइल स्टेज में डीएनए की पैकिंग होती है न्यूक्लियोइड रीजन में। तो 4 क्वेश्चन है केवल। पहला, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है, इसका ये मतलब न निकाल लीजिएगा कि यहाँ पर पैकेजिंग नहीं होगी, या इसका ये मतलब न निकाल लीजिएगा कि जो डीएनए है वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। दूसरा सवाल ये है कि फिर कैसे करेंगे क्या? तो निगेटिव चार्ज डीएनए को पैक करेंगे किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन के साथ। क्या कर देते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन में पैक करते हैं, डीएनए के लूप बनाते हैं, और लूप को आपस में बांध के रखते हैं, किसके द्वारा? इसी बेसिक प्रोटीन। लिख लीजिए। प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया क्या है? नॉट हैव न्यूक्लियस, बट लेकिन बट डीएनए not scattered in एक बात, दूसरी खास बात है, निगेटिव चार्ज डीएनए पैक्ड विद पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन। बस ये याद रखिएगा, ये बेसिक प्रोटीन हिस्टोन नहीं होती है, नॉन हिस्टोन होती है। तो पैक्ड विद पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन इन न्यूक्लियोइड रीजन क्या होता है? लार्ज लूप ऑफ डीएनए हेल्ड बाय प्रोटीन। शुरू करें।
हो गया है। लिखे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। अब देख लीजिए क्या यूकैरियोटिक सेल में, तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, जैसे मान लेते हैं कि कोई ये यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक नेटवर्क पाया जाता है। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये नेटवर्क है। ये नेटवर्क, इस नेटवर्क का नाम क्रोमैटिन होता है। थोड़ा बहुत अगर याद हो तो फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को स्टेन किया था और स्टेन करके बताया था कि इसके ऊपर रंग चढ़ा है, ये नेटवर्क जैसा है, इसका नाम हम क्या रख लें, क्रोमैटिन रख लें। बाद में पता चला कि वास्तव में ये क्या है, तो वास्तव में ये न्यूक्लियोप्रोटीन नेटवर्क है। न्यूक्लियोप्रोटीन कहो चाहे इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का नेटवर्क हो। कहने का मतलब इसमें फिर दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो इसमें डीएनए पाया जाएगा, अभी लिखेंगे नहीं, और एक इसमें प्रोटीन पाई जाएगी। न्यूक्लियो प्रोटीन नेटवर्क में दो चीजें हैं, डीएनए है और प्रोटीन है। डीएनए की खास बात यह है कि इसके ऊपर पाया जाता है निगेटिव चार्ज, और प्रोटीन की खास बात यह है कि इसके ऊपर पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज। यहां जो प्रोटीन पाई जाती हैं उन प्रोटीन को कहा जाता है बेसिक प्रोटीन, या इन्हीं को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। अभी लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए, बेसिक प्रोटीन या हिस्टोन प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड कौन से होंगे, बेसिक अमीनो एसिड होंगे। किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन पर चार्ज कौन सा होगा वो दो चीजों से तय होता है कि उसमें अमीनो एसिड कौन से हैं और अमीनो एसिड की साइड चेन पर चार्ज कौन सा है। इसी साल पूछा गया है कि यहाँ कौन से अमीनो एसिड होते हैं, तो यहाँ जो अमीनो एसिड होते हैं उनका नाम लाइसीन एंड आर्जिनिन है, और इन अमीनो एसिड की जो साइड चेन है उस पर पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर साइड चेन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्रोटीन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप की होती है, अभी लिखना नहीं, तो कहोगे टोटल 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन सी, तो एक का नाम होता है H1, एक का नाम H2A, एक का नाम H2B, एक का नाम H3 और एक का नाम H4। तो कुल कितनी हो गई, 5 टाइप की हो गई। इसमें से ये 4, इन चारों के 2-2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 8 प्रोटीन हो जाएंगे।
और इस 8 प्रोटीन के ग्रुप को कहते हैं हिस्टोन, क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर। कितनी हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन मिल करके क्या बना लेती हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर। ये जो निगेटिव चार्ज डीएनए है, ये निगेटिव चार्ज डीएनए पैक हो जाता है किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ, और तब बनता क्या है, तो जो ये हिस्टोन ऑक्टोमर है इसके चारों तरफ डीएनए लिपट जाता है, निगेटिव चार्ज डीएनए रैप हो जाता है अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर, और तब बनेगा जो स्ट्रक्चर उसका नाम न्यूक्लियोसोम। अभी आगे लिखाएंगे। तो हिस्टोन ऑक्टोमर पर चार्ज कौन सा होगा, तो कहोगे पॉजिटिव चार्ज, इतना लिखो पहले। चलो देखो, किसी यूकैरियोटिक सेल में जो निगेटिव चार्ज डीएनए है वो लिपट जाता है चारों तरफ। अब बातचीत ना करो, अब हिसाब बाद में लगा लेना कितना कमाएंगे, आज ही ना कमाओ। निगेटिव चार्ज डीएनए लिपट जाता है पॉजिटिव चार्ज किसके, हिस्टोन ऑक्टोमर। ये है डीएनए और ये सर्कल वाला क्या है, कोर ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर। तो हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ डीएनए लिपट जाता है और जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम न्यूक्लियोसोम। तो निगेटिव चार्ज डीएनए रैप्स अराउंड पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू मेक न्यूक्लियोसोम। अब ये एक न्यूक्लियोसोम है, बनता कैसे जरा देखो। तो न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ है, वो डीएनए जो लिपटा होता है उसको कहते हैं ऑक्टोमर डीएनए, और इसमें 140 बेस पेयर होते हैं। ऐसे ये दूसरा हिस्टोन ऑक्टोमर है, इसके ऊपर डीएनए लिपटा है, इसमें भी 140 होंगे। लेकिन एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने के लिए क्या पाया जाता है, लिंकर डीएनए। तो इस लिंकर डीएनए को चाहे तो इस वाले न्यूक्लियोसोम में जोड़ लो तो आगे वाला लिंकर इसमें जोड़ लीजिएगा, और चाहे इस लिंकर डीएनए को इसमें जोड़ लीजिए तो आगे वाला इसमें जोड़ लीजिएगा। कहने का मतलब है कि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने के लिए भी क्या लगता है, लिंकर डीएनए, और वो भी काउंट होगा किसी एक न्यूक्लियोसोम में। तो किसी एक न्यूक्लियोसोम को बनाने में लगा क्या, तो कहोगे एक लग गया हिस्टोन ऑक्टोमर, एक लग गया क्या ऑक्टोमर डीएनए, एक लग गया क्या लिंकर डीएनए, और एक ही क्या लग जाती है, H1 प्रोटीन। तो H1 प्रोटीन कहाँ नहीं है, H1 प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टोमर में नहीं, क्योंकि हिस्टोन ऑक्टोमर में है कौन कौन से, तो हिस्टोन ऑक्टोमर में H2A है, H2B है, H3 है और H4। ये पूछा गया सवाल है कि हिस्टोन ऑक्टोमर में कौन सी प्रोटीन नहीं होती है, तो कहोगे H1 नहीं होती है। लेकिन ये मत कह दीजिएगा कि H1 प्रोटीन न्यूक्लियोसोम में नहीं है, न्यूक्लियोसोम बनाने में एक H1 भी इन्वॉल्व है। तो एक हिस्टोन इन्वॉल्व है, एक ऑक्टोमर डीएनए, एक लिंकर डीएनए, एक H1 प्रोटीन। अब बेस पेयर देखिए, तो ऑक्टोमर डीएनए में कितने हैं 140, और इसमें कितने हैं 60, तो जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 200 बेस पेयर हो जाएंगे। यदि कहीं पर 200 बेस पेयर डीएनए के हैं तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो भाई जितने बेस पेयर होते हैं उसको एंगस्ट्राम से उसके डिस्टेंस से गुणा करते हैं। यहाँ एंगस्ट्राम में डिस्टेंस रखा तो लंबाई एंगस्ट्राम में आ गई कितनी 680 एंगस्ट्राम। 680 एंगस्ट्राम को हम मोटा मोटा क्या कह सकते हैं 700 कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इतना लंबा डीएनए है जिसकी लंबाई 700 एंगस्ट्राम के आसपास है, और जब इसको लपेट दिया गया है तो जो स्ट्रक्चर बना उसका डायमीटर कितना है 100 एंगस्ट्राम। बताओ कितने गुना छोटा हो गया, 7 गुना छोटा हो गया। जब न्यूक्लियोसोम बनाते हैं तो कंपैक्ट हो जाता है डीएनए, रेशियो क्या होता है 7:1, 7 गुना डीएनए छोटा हो गया, अपनी लंबाई से 7 गुना कम स्पेस में आ गया, जब क्या बन गया न्यूक्लियोसोम। लेकिन अभी और भी कंपैक्शन करना है, तो 3 क्वेश्चन यहीं से याद रखिएगा। किसी यूकैरियोटिक सेल में निगेटिव चार्ज डीएनए लिपट जाएगा पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ, और रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम न्यूक्लियोसोम होगा। किसी एक न्यूक्लियोसोम को बनाने में कई चीजें हैं। पहले तो कोर या हिस्टोन ऑक्टोमर होता है, उसके बाहर जो डीएनए लिपटा होता है उसे ऑक्टोमर डीएनए कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने वाला लिंकर डीएनए होता है, एक H1 प्रोटीन होती है,
और टोटल कितने बेस पेयर हो जाते हैं, तो कहोगे 200 बेस पेयर हो जाते हैं। 200 बेस पेयर की लंबाई निकालोगे एंगस्ट्राम में तो 680 एंगस्ट्राम आएगा, मोटा मोटा 700 मान लो, और इसका जो डायमीटर है वो 100 एंगस्ट्राम है। तो अगर 700 एंगस्ट्राम वाले स्ट्रक्चर को 100 एंगस्ट्राम में फिट किया है तो कितने गुना छोटा कर दिया, 7 गुना छोटा कर दिया। तो कंपैक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 7:1। लेकिन अभी और कंपैक्ट करना है, कैसे देखते हैं। तो होता क्या है कि आपने ले लिया डीएनए और आपने ले लिया प्रोटीन, तो डीएनए और प्रोटीन के रिजल्ट से क्या बना लिया, न्यूक्लियोसोम बना लिया। जैसे मान लेते हैं मैंने ये एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ते जाते हैं और चेन बना लेते हैं। तो चेन जो बनती है उसी से क्रोमैटिन बन जाता है। जैसे एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम ये हो गया, फिर तीसरा न्यूक्लियोसोम ये हो गया, चौथा न्यूक्लियोसोम ये हो गया। ऐसा जो स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। और इसमें जो एक बीड है, एक बीड का मतलब एक मोती का दाना, वो किसके बराबर है, वो एक न्यूक्लियोसोम के बराबर है। और अगर एक न्यूक्लियोसोम के बराबर है इसका मतलब क्या है, 200 बेस पेयर के भी तो बराबर है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी लिखो नहीं, कि ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल में टोटल कितनी बीड पाई जाएंगी। ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल में कुल कितनी बीड पाई जाएंगी। तो भाई एक बीड बनाने में 200 बेस पेयर खर्चा होते हैं, और बेस पेयर की टोटल संख्या कितनी है, 6.6 गुणे 10 की पावर 9। तो जितने बेस पेयर हैं उनको 200 से भाग दे दीजिए तो टोटल बीड की संख्या निकल आएगी। तो नंबर ऑफ बीड इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, तो जितने बेस पेयर हैं 6.6 गुणे 10 की पावर 9 है, उसको भाग दे दीजिए किससे, 200 से। तो आंसर बताओ, तो 3.3 गुणे 10 की पावर क्या आएगा, 7। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, तो हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। तो क्या किया, न्यूक्लियोसोम को ढेर सारे न्यूक्लियोसोम से जोड़ा और चेन बना लिया। तो चेन से बाद में क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन नेटवर्क बनेगा। और जब कभी कंडेंसेशन होगा, जब कभी क्वाइलिंग और कंडेंसेशन होगा, और क्वाइलिंग और कंडेंसेशन होता कब है, तो अगर छोटा मोटा याद हो तो बेसिकली मेटाफेज पर कंप्लीट होता है ना, और प्रोफेज पर शुरू होता है। तो मेटाफेज तक पहुंचते पहुंचते आपको बढ़िया क्या मिल जाएंगे, तो बढ़िया मिल जाएंगे क्या, क्रोमोसोम। और किसी क्रोमोसोम में क्या होंगे, तो किसी क्रोमोसोम में होंगे क्रोमैटिड। क्रोमैटिन अलग होता है, क्रोमैटिड अलग होता है। तो क्रोमोसोम के लेवल पर भी पैकिंग हुई है। तो क्वेश्चन पूछता है पैकेजिंग एट हायर लेवल, क्रोमोसोम के लेवल पे पैकिंग हुई है। तो पैकेजिंग एट हायर लेवल का मतलब किस लेवल पर, क्रोमोसोम लेवल पर किसके द्वारा की जाती है, तो ये याद रखिएगा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, शॉर्ट फॉर्म में इनको NHC प्रोटीन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहाँ इन्वॉल्व होंगी, तो कहोगे पैकेजिंग एट हायर लेवल। और हायर लेवल कहाँ, क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम के लेवल पर जो पैकिंग हुई है, यहाँ जो प्रोटीन कौन सी लगी है, तो यहाँ जो प्रोटीन लगी है वो हिस्टोन। इसी नाते टोटल क्रोमैटिन में हिस्टोन भी होती हैं और
नॉन हिस्टोन भी होती हैं। हिस्टोन पहले इस्तेमाल हो जाएंगे और नॉन हिस्टोन बाद में इस्तेमाल होंगे। चेन लिखें। किसी भी यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की खोज के बाद फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक ने उसके अंदर के मटेरियल को स्टेन किया था और उसके ऊपर रंग चढ़ गया था, तो उन्होंने क्या नाम दिया था? क्रोमैटिन नाम दिया था। ध्यान से सुनिएगा। तो जब किसी मटेरियल को स्टेन करते हो, रंग चढ़ाते हो, तो अगर रंग कम चढ़ जाए तो कहोगे लाइट स्टेन है, और रंग ज़्यादा गाढ़ा चढ़ जाए तो डार्क स्टेन है। तो फ्लेमिंग ने ही बताया है कि जो क्रोमैटिन है, जिन पर रंग चढ़ गया था, स्टेनिंग हो गई थी, वो दो टाइप के होते हैं, एक लाइट क्रोमैटिन और एक डार्क क्रोमैटिन। कैसे पता चला? जिस पे हल्का रंग चढ़े वो लाइट स्टेन, और जिस पे गाढ़ा है वो डार्क स्टेन। तो जिस पे लाइट चढ़ा उसका नाम लाइट क्रोमैटिन, और जिस पे डार्क चढ़ा उसका नाम डार्क क्रोमैटिन। शुरू करें। क्रोमैटिन दो प्रकार की होते हैं। एक का नाम होता है यू क्रोमैटिन और दूसरे का नाम होता है हेट्रोक्रोमैटिन। ये जो यू क्रोमैटिन है, इन्हीं को लाइट क्रोमैटिन कहते हैं, और जो हेट्रोक्रोमैटिन है इन्हीं को डार्क क्रोमैटिन है। इनका नाम लाइट क्रोमैटिन क्यों है? क्योंकि लाइट स्टेन होता है। इनका नाम डार्क क्रोमैटिन क्यों है? क्योंकि डार्क स्टेन। अब जरा रुक जाओ, इधर देखो। जैसे मान लेते हैं ये क्रोमैटिन है, ऐसे ऐसे है, और ये क्या ऐसे ऐसे है। तो अगर बहुत ज़्यादा कंडेंस होगी, तो बहुत गाढ़ा रंग आएगा, और थोड़ा कम कंडेंस होगी तो कम गाढ़ा रंग आएगा। तो ये जो लाइट स्टेन आया है, क्यों आया है? तो कहोगे लूज है, लूज पैकिंग होगी, और अगर बहुत ज़्यादा डेंस पैकिंग कर दोगे तो बहुत गाढ़ा रंग आ जाएगा। तो लाइट स्टेन का मतलब ही है कि क्या हुआ है? लूजली पैक्ड। अभी लिखो नहीं, सुन लो। क्रोमैटिन। और ये डार्क स्टेन क्यों आया है? डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन। अब असली सवाल यहां से है कि इनका नाम यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। तो यू शब्द का शाब्दिक मतलब होता है ट्रू क्रोमैटिन। अब ट्रू का मतलब क्या है? तो ट्रू का मतलब समझ लीजिए, ऐसा कोई भी क्रोमैटिन जो काम करे, जो काम का हो, उसी को तो हम लोग ट्रू क्रोमैटिन कहेंगे या यू क्रोमैटिन कहेंगे। ऐसा क्रोमैटिन जो हो लेकिन काम ना करे, तो उसका मतलब क्या? कोई मतलब नहीं है। इसी नाते ये जो यू क्रोमैटिन होती है ये फंक्शनल क्रोमैटिन होती है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन होती है वो नॉन फंक्शनल। तो ये कैसी होती है? फंक्शनल क्रोमैटिन। और ये कैसी होती है? अब सवाल ये है कि फंक्शनल क्रोमैटिन और नॉन फंक्शनल क्रोमैटिन का मतलब क्या है, कौन सा काम करती है? तो काम समझ लो क्या है। तो काम क्रोमैटिन में है डीएनए, और डीएनए से बनना है आरएनए। तो ऐसा क्रोमैटिन जिसके डीएनए से आरएनए बन जाए वो फंक्शनल। तो इसका मतलब क्या है? डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन हो
और यहाँ नो नॉट डीएनए टू आरएनए। इसका मतलब ये है कि जो यूक्रोमैटिन है उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा और जो हेट्रोक्रोमैटिन है उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इसी नाते एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन वाइज ट्रांसक्रिप्शनली ये क्या होगी, एक्टिव, और ये क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। एक्टिव का मतलब ये क्या बना देगी, डीएनए से आरएनए बना देगी, और ये डीएनए से आरएनए नहीं बनाएगी। तो कंक्लूजन याद रखिएगा, क्रोमैटिन दो प्रकार के, उनके दो दो नाम हैं। एक नाम है डार्क क्रोमैटिन, एक नाम है लाइट क्रोमैटिन। डार्क और लाइट स्टेनिंग के हिसाब से है, और स्टेनिंग के पीछे उनकी पैकिंग है। जो लूज पैक है वो लाइट स्टेन होगी, और जो डेंसली पैक है वो डार्क स्टेन होगी। जो लूज पैक है वो अच्छे से काम करेगी, और जो डार्क पैक है या डेंसली पैक है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। तो जो काम करे वो काम क्या करेगी, वो डीएनए से आरएनए बनाएगी। और डीएनए से आरएनए बनने कहते क्या हो, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगी और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगी। लिखो टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बेस पेयर, इतने नैनोमीटर या इतने मीटर। लेंथ ऑफ डीएनए ऑफ डबल हेलिक्स इन टिपिकल मैमेलियन सेल, अगर कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई करो। क्या, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को किससे, डिस्टेंस से, मतलब 6.6 गुणे 10 की पावर 9, और ये रही डिस्टेंस। तो आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। कह रहा ये बहुत बड़ी दूरी है, किसकी तुलना में, किसी टिपिकल न्यूक्लियस जिसका डायमीटर कितना है, 10 के पावर -6 मीटर है। अगर ई कोलाई में लेंथ इतना है तो बेस पेयर कितने होंगे, तो पहले से पता है 4.6 गुणे 10 के पावर 6। किसी प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे ई कोलाई में न्यूक्लियस नहीं होता है, सही बात है। इसका ये मतलब ना निकाल लीजिएगा डीएनए नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटीन कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज। ये होल्ड करेंगे किस रीजन में, न्यूक्लियोइड। डीएनए न्यूक्लियोइड ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। यूकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यों, यहाँ सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कौन सी, बेसिक प्रोटीन, नाम क्या, हिस्टोन। प्रोटीन एक्वायर चार्ज किस हिसाब से, तो कहोगे एबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू और साथ में चार्ज साइड चेन। हिस्टोन में कौन कौन से हैं, तो बेसिक अमीनो एसिड कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन। और दोनों अमीनो एसिड में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर साइड चेन, तो नेट पॉजिटिव हो ही जाएगा। हिस्टोन ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो बना लेते हैं क्या, यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। सबके 2-2 होंगे, 4 के तो 8 हो जाएंगे। और कहोगे क्या, कहोगे हिस्टोन ऑक्टोमर। निगेटिव चार्ज, ये लाइन टिक कर लो, पिछली बार आई है। निगेटिव चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर नाम न्यूक्लियोसोम। और ये भी टिक कर लो, किसी टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने, 200 बेस पेयर। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट करेगा रिपीटिंग यूनिट किसका, तो कहोगे क्रोमैटिन का। वहाँ थ्रेड लाइक स्टेन बॉडीज हैं। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन, किसी क्रोमैटिन में न्यूक्लियोसोम का एपियरेंस कैसा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। हाँ ये पॉइंट जरा बढ़ा लो, वहीं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ेगा। बीड्स ऑन स्ट्रिंग जहाँ लिखो वही लिख दो, व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
कह रहा बताओ कितने ऐसे न्यूक्लियोसोम होंगे किसी टिपिकल मेमेलियन सेल या ह्यूमन सेल में। तो अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो कहाँ है, क्रोमैटिन में है। इनको और पैक करेंगे तो क्रोमैटिन के फाइबर बनेंगे, जो फर्दर क्वाइल और कंडेंसेशन कहाँ होगा, मेटाफेज। तो अंततः क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। ये टिक कर लो। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कहते क्या हो, तो कहते हैं, ये टिक कर लो, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC। ए टिपिकल न्यूक्लियस रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर या तो लूजली पैक होगी तो क्या होगा, लाइट स्टेन, कहोगे क्या, यूक्रोमैटिन। क्रोमैटिन दैट डेंसली पैक तो स्टेन बहुत डार्क होगा, कहोगे क्या, हेट्रोक्रोमैटिन। फिर ये टिक कर लो, आया हुआ सवाल है। हेट्रोक्रोमैटिन को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जबकि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कौन है, हेट्रोक्रोमैटिन। हेडिंग डालिए, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में कुछ कहानी दी है, कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, तो वो पहले याद करने वाला सुन लीजिए, उसको लिख लेंगे, फिर अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। पहला सवाल ये है कि 1865 का टाइम है, मेंडल का वक्त है, और मेंडल ने अपने इनहेरिटेंस का जो बेसिस बताया था उसको फैक्टर कहा था कि पेरेंट से प्रोजनी में कुछ फैक्टर जाते हैं, उसी से कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, बात खत्म। लेकिन मेंडल अपने इस फैक्टर के फेवर में कोई प्रूफ नहीं दे पाए। आगे बहुत सारे वैज्ञानिक आए, 1902 का वक्त आया, सटन और बावरी आए, और उसके साथ TH मॉर्गन और भी अगल बगल के बहुत सारे वैज्ञानिक थे। उन सब लोगों ने क्या किया कि जो बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था उसको क्रोमोसोम के लेवल पर पहुंचा दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी उन लोगों ने दे दिया था। फिर समय बीतता रहा, 1902 के बाद 1926 वो पहला साल है जब मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूल के लेवल पर पहुंच गए। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस रीचेज टू द मॉलिक्यूलर लेवल, वो कौन सा पहला साल था, तो आंसर देंगे 1926। उसके 2 साल बाद 1928, देखो हम आपको क्रम में सुना रहे हैं, क्रम ही में याद रहेगा। 1928 की बात है, एक वैज्ञानिक है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन सुन लीजिए। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कहा था कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। तो इन्होंने दुनिया को बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। तो जेनेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट ये दिए, लेकिन लोगों ने कहा कि भैया वो जो जिससे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है वो किस मटेरियल से कन्वर्ट हो जाता है, उस मटेरियल के बारे में ज़्यादा बता नहीं पाए। कहा कुछ न कुछ तो पास होता होगा। तो जैसे मेंडल ने कुछ न कुछ के चक्कर में फैक्टर लिख दिया था, इन्होंने कुछ न कुछ के चक्कर में ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल एक शब्द दे दिया, बात खत्म हो गई। इनके एक्सपेरिमेंट के करीबन 10-12 साल बाद 1933 से 1944 के बीच 3 वैज्ञानिक हैं, ओसवाल्ड आवेरी है, मैकलियाड मैककार्टी है, और एक और हैं आवेरी मैकलॉयड मैककार्टी, 3 वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन 3 वैज्ञानिकों ने जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल था उसका केमिकल नेचर बता दिया, जो ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे। इन लोगों ने बताया कि जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है वो वास्तव में DNA है। का अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उससे दुनिया को बताया था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में वो बात नहीं आई। तो क्वेश्चन ऐसा है कि
ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर किन वैज्ञानिकों ने दिया? तो आवेरी, मैक्लियाड और मैककार्टी ने दिया था, एक बात। दूसरा, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये पहली बार दुनिया को इन्हीं लोगों ने बताया था। किसने? आवेरी, मैक्लियाड और मैककार्टी। लेकिन फाइनल प्रूफ ये नहीं था, ये फर्स्ट प्रूफ था। फिर समय बदल गया। 1952 में दो वैज्ञानिक, और कौन से? हर्शे एंड चेज। तो हर्शे एंड चेज नाम के वैज्ञानिकों ने दो काम किए। फाइनल प्रूफ दे दिया कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और ये पूरी दुनिया में मान लिया गया एक सुर से, यूनिक्विवोकल प्रूफ। तो यूनिक्विवोकल प्रूफ या फाइनल प्रूफ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये दुनिया को किसने बताया? तो आंसर देंगे हर्शे एंड चेज ने बताया। अब हर्शे एंड चेज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो हमको डिटेल में अलग पढ़ना है। हर्शे एंड चेज ने एक बैक्टीरिया लिया था, कौन सा? ई कोलाई। एक वायरस लिया था, कौन सा? T2 बैक्टीरियोफेज। और क्या यूज किया था? और इन्होंने यूज किया था क्या? रेडियो एक्टिव फास्फोरस और सल्फर। तो वो अभी अलग से हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू पहले आप याद कर लीजिए क्या क्या। मेंडल के टाइम बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फैक्टर थे, उसके बाद बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्रोमोसोम हुआ, फिर मॉलिक्यूल के लेवल पर पहुंचा। फिर 3 एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, आवेरी, मैक्लियाड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट है, और हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट है। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल से बैक्टीरिया बदल जाते हैं, ये ग्रिफिथ ने बताया। उसमें डीएनए होता है, ये आवेरी, मैक्लियाड और मैककार्टी ने बताया। और वो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये फाइनली किसने बताया? हर्शे एंड चेज। ये रटने वाले सवाल पहले आप लिख लीजिए, फिर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ग्रिफिथ का अलग पढ़ेंगे, आवेरी मैक्लियाड का अलग पढ़ेंगे, और हर्शे चेज का अलग पढ़ेंगे। लिखो। सन 1865 1865 क्या है? मेंडेलियन टाइम चल रहा है। और बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या थे? मेंडेलियन फैक्टर। 1869 फ्रेडरिक मिस्चर, इन्होंने क्या देख लिया था? न्यूक्लिन इन न्यूक्लियस। ये काम किसका है? 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर का है। 1902 वैज्ञानिक बदल गए बहुत सारे। कौन कौन से? सटन थे, बावेरी थे, मार्गन। इन सब लोगों ने क्या कहा? बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्रोमोसोमल समझाया था, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। फिर 1926 ये पहला मौका है, फर्स्ट टाइम क्या? मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस कहां पहुंच गया? मॉलिक्यूलर लेवल पर।
फिर समय बदला, 1928 आया, वैज्ञानिक बदल गए, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और किस पर किया था, स्ट्रेप्टोकाकस। निमोनी एंड माइस। और कॉन्सेप्ट दिया था क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता वो बताया था, और यहीं पर इन्होंने नई चीज बताई थी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये क्या था अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे लिखिए। उन्नीस सौ 33 से 1944 तीन वैज्ञानिक, ओसवाल्ड आवेरी, कोलिन मैक्लियोड, मैकलाइन मैककार्टी। अगर पूरा ना याद हो, इधर आवेरी याद रखना, इधर मैक्लियाड याद रखना, इधर मैककार्टी याद रखना। इन तीनों ने क्या क्या किया, तो इन तीनों ने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया, बताया, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल शब्द दिए थे ग्रिफिथ, उसमें कौन सा केमिकल है वो इन्होंने बताया, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में वास्तव में क्या होता है, डीएनए होता है। ये किसने बताया, इन्हीं लोगों ने बताया, और इन्होंने ही दिया फर्स्ट प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ऑल साइंटिस्ट नॉट कन्विंस्ड, सभी लोग सहमत नहीं हुए। तो कब सहमत हुए, 1952 में। वैज्ञानिक बदल गए, कौन से, पूरा नाम अल्फ्रेड हर्शे,
एंड मार्था चेज। इन्होंने ही दिया क्या, फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। चाहे फाइनल प्रूफ कहो चाहे यूनिक्विवोकल प्रूफ कहो, इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, तो एक बैक्टीरिया लिए थे और एक वायरस लिए थे। कौन सा, T2 बैक्टीरियोफेज। और क्या यूज किए थे, यूज किए थे रेडियो एक्टिव फास्फोरस, 32 फास्फोरस। एंड रेडियो एक्टिव सल्फर, 35 सल्फर। हेडिंग डालें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो पहला सवाल यह है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था। तो एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने एक बैक्टीरिया इस्तेमाल किया था और बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकाकस हमारे साथ लिखते चले, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी। अभी एक्सपेरिमेंट ने तो अभी उसके पहले की इंफॉर्मेशन, इसकी 2 स्ट्रेन पाई जाती है। एक होती है आर स्ट्रेन और एक होती है एस स्ट्रेन। आर का मतलब होता है रफ और एस का मतलब होता है स्मूथ। तो ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जिसकी कॉलोनी रफ हो वो आर स्ट्रेन, और जिसकी कॉलोनी स्मूथ शाइनी हो वो एस स्ट्रेन। तो रफ कॉलोनी और स्मूथ कॉलोनी। अब सवाल है रफ और स्मूथ कैसे हो जाएगा। तो होता क्या है कि वह बैक्टीरिया जिनके सरफेस पर म्यूकस की कोटिंग नहीं होगी वो रफ होंगे, और जिनके सरफेस पर म्यूकस की कोटिंग होगी वो स्मूथ होंगे। तो रफ कॉलोनी क्यों है, तो कहोगे म्यूकस कोट एब्सेंट। ऑन सरफेस। और स्मूथ कॉलोनी क्यों है, तो कहोगे म्यूकस कोट एब्सेंट ऑन, सॉरी प्रेजेंट ऑन सरफेस।
अब ये जो म्यूकस कोटिंग होती है ये वास्तव में पॉलीसेकेराइड की होती है। कहने का मतलब है कि इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई जीन होगा जो ये पॉलीसेकेराइड बनवाता होगा, तो म्यूकस कोट बनता होगा, तो ये स्मूथ हो जाती होगी। वो जीन यहाँ नहीं होता होगा तो पॉलीसेकेराइड नहीं बनता होगा, म्यूकस कोट नहीं बनता होगा, ये रफ हो जाता होगा। तो पॉलीसेकेराइड कहाँ से बना? तो किसी जीन से बना। एक और समस्या है, ये जो जिनके पास म्यूकस की कोटिंग होती है, जो एस होते हैं, यही बीमारी करते हैं, तो ये विरुलेंट होते हैं। विरुलेंट फॉर्म का मतलब है ये कर देते हैं निमोनिया, बीमारी कर देंगे। और ये वो होते हैं जो नॉन विरुलेंट होते हैं। क्यों नहीं करते हैं? निमोनिया, तो जो निमोनिया करें और जो निमोनिया ना करें। अच्छा, ऐसा क्यों है? निमोनिया ये क्यों नहीं करते हैं? तो असली खेल ये म्यूकस कोटिंग ही है। म्यूकस की जो कोट है वही एंटीजेनिक होती है, एंटीजेनिक या पैथोजेनिक कह सकते हो। तो यहाँ म्यूकस कोट है तो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है, यहाँ म्यूकस कोट नहीं है तो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो इनके पास जो म्यूकस कोट होता है वही एंटीजेनिक या पैथोजेनिक होता है। तो ये पैथोजेनिक नहीं है, नॉन विरुलेंट कहो चाहे इनको, और विरुलेंट कहो चाहे इनको पैथोजेनिक कहो। अभी ग्रिफिथ का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं स्टार्ट हुआ है। ग्रिफिथ ने यह बताया है कि 2 टाइप के बैक्टीरिया मौजूद हैं। एक बैक्टीरिया वो हैं जिनकी कॉलोनी स्मूथ होती है, एक बैक्टीरिया वो हैं जिनकी कॉलोनी रफ होती है। जिनकी स्मूथ होती है उनके पास म्यूकस की कोटिंग होती है, और जिनकी रफ होती है उनके पास म्यूकस कोटिंग नहीं होती है। जिनकी स्मूथ होती है वो बीमारी करते हैं, और जिनकी रफ होती बीमारी नहीं करते हैं। जो करते हैं वो विरुलेंट होते हैं, और जो नहीं करते वो नॉन विरुलेंट होते हैं। तो जो आर है वही क्या है? नॉन विरुलेंट, और जो एस है वही क्या है? विरुलेंट। ये जानकारी इन्होंने दिया। अब एक्सपेरिमेंट इसके बाद करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में देखो क्या करते हैं, शुरू करें। तो सबसे पहला स्टेप ये लेते हैं कि ये ले लेते हैं लाइव आर स्ट्रेन, और इसको इंजेक्ट कर देते हैं माइस में। अब आर स्ट्रेन के पास बीमारी करने की क्षमता तो है नहीं, तो आर स्ट्रेन जब इंजेक्ट किया जाएगा तो बीमारी नहीं होगी, और माइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखते चले माइस लाइव। क्यों? क्योंकि बीमारी नहीं हुई। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, लाइव एस स्ट्रेन ले लेते हैं और इसको इंजेक्ट कर दिया किसमें? माइस में। तो भाई देखो, एस स्ट्रेन पैथोजेनिक होता है, बीमारी कर देगा, तो माइस डाइड, चूहा मर गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सामान्य बात है। भाई बैक्टीरिया में बीमारी करने की पावर नहीं है तो बीमारी नहीं हुई, और बैक्टीरिया बीमारी करने की पावर है तो बीमारी हुई। यहां इसमें कोई खास बात नहीं। फिर तीसरा क्या लिए? ये जो एस स्ट्रेन है इसको मार दिए, किससे? गर्म करके। तो क्या ले लिए? हीट किल्ड
एस स्ट्रेन ले लिए। अब जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन ले लिए तो क्या होगा? तो देखो हाई जरूर ये एस स्ट्रेन, लेकिन ये मरा हुआ है, तो जो बैक्टीरिया ही स्वयं मरा है वो किसी को क्या मारेगा? इसको इंजेक्ट कर दिए, माइस में, रिजल्ट क्या होगा? इंजेक्ट इन माइस, तो बताओ चूहा मरेगा नहीं मरेगा? माइस लाइफ, चूहा तो वैसे ही मर जाएगा जब इंजेक्शन लगाएंगे, है ना, लेकिन चूहा इंजेक्शन लगाने के बाद भी बच गया। यहां तक कोई विशेष बात ऑब्जर्वेशन में आई नहीं है। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद इन्होंने बदल दिया, क्या लिए? ले लिए heat killed S strain and live R strain। अब लिखे नहीं सुने, इसी स्टेप में केवल समझना है बस। अब जरा सोचो, ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिए हैं और लाइव आर स्ट्रेन लिए हैं, ना तो इसमें बीमारी करने की पावर है, ये यहां सिद्ध हो चुका है, और ना इसमें बीमारी करने की पावर है, वो यहां सिद्ध हो चुका है। इन दोनों को एक साथ इंजेक्ट कर दिए, किसमें? माइस में। अब ध्यान सुनना, ना इसके पास बीमारी करने की पावर है, ना इसके पास बीमारी करने की पावर है, तो बीमारी होनी नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी हो गई और चूहे की डेथ हो गई। अब ध्यान सुनिए, चूहे की डेथ हो गई तो पहला आश्चर्य जो यहां आया कि ना तो ये बीमारी कर सकता था, ना ये बीमारी कर सकता था, तो बीमारी से मर कैसे गया? तो उन्होंने कहा हो सकता भाई पहले से ही बीमार हो, मर गया हो। एक्सपेरिमेंट बदल देते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर देते हैं, फिर करके देखते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं चेंज हुआ। जब कई बार एक्सपेरिमेंट किए रिजल्ट वैसा ही रहा, तो फिर ग्रिफिथ सोच रहे हैं कि आखिर क्या हो गया कि चूहा मर गया है, जबकि ना तो इसके पास बीमारी करने की पावर है, ना इसके पास। तो अब ग्रिफिथ के तरीके सोचिए, बस आंसर मिल जाएगा। मान लेते आप ही ग्रिफिथ हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर एक्सपेरिमेंट बंद करेंगे, घर चले आएंगे चुपचाप। तो ध्यान से सुनिएगा ग्रिफिथ ने क्या सोचा। कहा भाई पता करने के लिए कि इसकी मौत कैसे हुई है, इसका पोस्टमार्टम कराते हैं। पोस्टमार्टम करा दिए, थोड़े दिनों में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इस मरे हुए चूहे की बॉडी से जिंदा एस स्ट्रेन मिल गए। क्या मिल गए? रिकवर लाइव एस स्ट्रेन फ्रॉम डेड बॉडी। जबकि डाले का कौन सा थे? लाइव आर, और मिला कौन सा? लाइव एस। अभी लिखो नहीं, तो कुछ दिन तक तो सोचते रहे कि भैया ये एस तो हम मार के डाले थे, जिंदा कहां से आ गया? तो हो सकता भाई मार के डाले थे, अंदर जाके जिंदा हो गया हो, ये भी तो विकल्प है। यार ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भाई जो मर गया वो मर गया, जिंदा कैसे होगा? डाले क्या थे? लाइव आर, और निकला क्या है? लाइव एस। तो कुछ क्या हुआ होगा, ये जो लाइव आर वाला है यही कन्वर्ट हो गया किसमें? लाइव एस में। तो इससे कंक्लूजन जो इन्होंने निकाला वो देखो। इससे जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो लाइव आर है,
वो बदल गई है किसमें, लाइव एस स्ट्रेन। लोगों ने कहा कैसे बदल गए हैं, तो कह रहा यही तो घटना है ट्रांसफॉर्मेशन। कहा इसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लाइव आर स्ट्रेन लाइव एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो लोगों ने कहा कैसे कन्वर्ट हो गया, कुछ तो हुआ होगा। तो कह रहे हैं मेंडल की तरीके से कि कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, कि आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन। तो कहा कुछ ना कुछ एस से क्या आया होगा, आर स्ट्रेन में आया होगा। कहा क्या आया है, कहा यही तो पता नहीं है। तो जो आया है उसका नाम क्या रख दिए, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। सुन लीजिए फिर लिखिएगा। कह रहे हैं कि लाइव आर स्ट्रेन बदल गया लाइव एस स्ट्रेन में। कैसे बदल गया, तो कहा जो मरा हुआ, यहां से ट्रांसफॉर्मेशन ना करें गलत हो जाएगा, ये गलत है, सही कर लेते हैं। फिर तुम्हें टूट जाओ, यहां से थोड़े आया है। माइस की बॉडी के अंदर थे कौन, माइस की बॉडी में दो लोग थे, किल्ड एस स्ट्रेन, और कौन थे, लाइव। हुआ ये है कि यहां से यहां कुछ आया है, मरे हुए एस स्ट्रेन से जिंदा आर स्ट्रेन में कुछ आया है, तभी आर स्ट्रेन किसमें कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में। लोगों ने पूछा क्या आया है, तब बताए हैं, पता नहीं क्या आया है। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। तो ध्यान से सुन लीजिए फिर लिखिएगा। जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिला के माइस में इंजेक्ट किए तो चूहा मर गया। मर जाने दिए, कोई बात नहीं, पोस्टमार्टम कराते हैं। उसकी डेड बॉडी से क्या मिल गए, लाइव एस स्ट्रेन। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ गया कि डाले थे क्या, लाइव आर, और मिला क्या, लाइव एस। तो कंक्लूजन देखो क्या है, कंक्लूजन ये है कि जो लाइव आर वाला है वही कन्वर्ट हो गया है किसमें, लाइव एस में कन्वर्ट हो गया है। लोगों ने कहा ये क्या है, कहा यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ में आती है। कह रहे हैं कि लाइव आर लाइव एस में कन्वर्ट कैसे हो गया, तो यहां समझा रहे हैं कि इसके शरीर में देखो किल्ड एस थे और लाइव आर था, यहां से यहां कुछ आया है। कहा क्या आया है, कहा यही तो पता नहीं क्या आया है। तो एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर हुए हैं कहां से, किल्ड एस स्ट्रेन से, किसमें, लाइव आर स्ट्रेन, तभी लाइव आर किसमें कन्वर्ट हो गया, लाइव एस। अब लिखो, लिख लो। अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ, क्या, लाइव आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म इनटू, इसमें लाइव एस स्ट्रेन बिकॉज ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल पास हुए कहां से कहां, तो कहोगे हीट किल्ड
एस स्ट्रेन टू लाइव आर स्ट्रेन, यही तो हुआ है। आवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, जो बना रहा हूं डायग्राम वो बना लीजिए फिर एक्सप्लेन। आवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया था कि जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है उसका बायोकेमिकल नेचर डीएनए है, मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये बात कैसे बताई थी उदाहरण देखो। तो एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन और इसके 3 पार्ट बना लेते हैं इक्वल, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख लेते हैं और किसी एक टेस्ट ट्यूब में मिला देते हैं प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम वो एंजाइम है जो इस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट में पाए जाने वाले प्रोटीन को तोड़ देगा। इसका मतलब अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या नहीं बची, प्रोटीन नहीं बची। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में आरएनएज एंजाइम मिला दिया, तो जब आरएनएज एंजाइम मिला दोगे तो यहाँ जो भी आरएनए होगा वो टूट जाएगा, मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या नहीं बचा, आरएनए नहीं बचा। और तीसरी टेस्ट ट्यूब में डीएनएज एंजाइम मिला दिए, तो जब डीएनएज एंजाइम मिला दोगे तो डीएनए टूट जाएगा। इस टेस्ट ट्यूब में क्या नहीं बचा, डीएनए नहीं बचा। अब ध्यान से सुनिएगा, सब में हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, सब में हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, लेकिन यहाँ जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है उसमें प्रोटीन नहीं बची है, यहाँ हीट किल्ड वाले में आरएनए नहीं बचा है, यहाँ हीट किल्ड वाले में डीएनए नहीं बचा है। फिर सब में क्या मिला देते हैं, आर स्ट्रेन मिला देते हैं और थोड़ा टाइम देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन को टेस्ट करते हैं तो पता चला कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब सोचो, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में प्रोटीन है नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में प्रोटीन नहीं आई है, क्योंकि है ही नहीं, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर प्रोटीन नहीं थी और ट्रांसफॉर्मेशन ना होता, इसका मतलब है कि एस से आर में क्या आया था, प्रोटीन आती थी और आपने वही तोड़ दिया था। लेकिन यहाँ प्रोटीन नहीं है फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर देखो, यहाँ आरएनए नहीं है, आर स्ट्रेन मिलाया, यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप सोचो, यदि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में आरएनए आता होता ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन आरएनए नहीं है फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है या आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। अब देखो, यहाँ डीएनए नहीं है, आर स्ट्रेन डाल दिया और काफी इंतजार किए फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अब सोचो, डीएनए है नहीं और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, तो डीएनए के ना होने पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि डीएनए ही एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जाता था। इसका मतलब डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया कि डीएनए ही क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग। बगल में एक टेस्ट ट्यूब और लिए, उसमें डीएनएज एंजाइम नहीं मिलाए थे, तो जिसमें डीएनएज एंजाइम नहीं मिलाए थे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो सारा खेल डीएनए पर रुक गया। तो ये बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर क्या है, डीएनए, और इसी नाते डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये दुनिया को पहली बार किसने बताया, आवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने बताया। लेकिन दुनिया के सभी वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हुए। क्यों? तो वैज्ञानिकों का ऑब्जेक्शन सुनो क्या है।
भाई आपने डीएनएज मिलाया, क्या जरूरी है कि सारा डीएनए टूट गया हो? कंफर्म तो है नहीं, दिख तो नहीं रहा है ना, ऐसा कोई टेस्ट तो आप कर नहीं पा रहे हो। क्या यहाँ कंफर्म है कि आरएनए सब टूट गया है, या कंफर्म है यहाँ सारी प्रोटीन टूट गई है? तो चूंकि केमिकल एनालिसिस है, इस नाते इस पर लोग ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछेगा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका पहला प्रूफ किसने दिया? तो आप इन्हीं लोगों का नाम देंगे, तो एक लाइन केवल लिखना है, आवेरी मैकलियाड और मैककार्टी, तीनों लोगों ने क्या बताया कि डीएनए पास होता है कहां से कहां, फ्रॉम हीट किल्ड, कौन सा, एस स्ट्रेन 2, किसमें, लाइव आर स्ट्रेन। इन्होंने ही कहा कि डीएनए ही है क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और डीएनए ही है क्या, लेकिन नॉट कन्विंस्ड ऑल बायोलॉजिस्ट। तो पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड हर्शे मार्था चेज, कम से कम याद ही हो जाएगा। तो लिखो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। सुनते चलेंगे लिखते चलेंगे, पहले सुन ही लेते हैं थोड़ा सा। हर्शे एंड चेज ने कहा कि एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उस वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज होता है, स्पेशली T2 बैक्टीरियोफेज लिया। ये डीएनए कंटेनिंग वायरस होता है, का एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। बैक्टीरियोफेज को मल्टीप्लाई कराते हैं उस मीडियम में जिस मीडियम में पड़ा होता है रेडियो एक्टिव फास्फोरस या रेडियो एक्टिव सल्फर। ये जो फास्फोरस है ये सिर्फ डीएनए पर मिलता है, प्रोटीन में नहीं मिलता है, और जो सल्फर है वो सिर्फ प्रोटीन में मिलता है, डीएनए में नहीं मिलता है। इस हिसाब से इन्होंने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की कि दो टाइप के इन्होंने बैक्टीरियोफेज बना लिए। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज बनाए जिसके पास रेडियो एक्टिव फास्फोरस तो था, सल्फर नहीं था। एक ऐसा बनाए जिसके पास रेडियो एक्टिव सल्फर तो था लेकिन फास्फोरस नहीं था। तो बनाए कैसे? तो बैक्टीरियोफेज को मल्टीप्लाई करा दिए उस मीडियम में जिसमें एक तरफ एक टेस्ट ट्यूब में रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, तो उसमें जो बैक्टीरियोफेज बनेंगे उनमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस पहुंच जाएगा, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था उसमें जितने बैक्टीरियोफेज बनेंगे उन सब में क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव सल्फर। तो बने कैसे, तो वो देखना है, सुनते चलेंगे लिखते चलेंगे। ये मान लेते हैं कि एक बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? तो कहोगे ये वायरस होते हैं दैट इन्फेक्ट किसको, बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरियोफेज को मल्टीप्लाई कराया गया है।
इन मीडियम कंटेनिंग, इसमें दो चीजें होंगी, रेडियो एक्टिव फास्फोरस या रेडियो एक्टिव सल्फर। रेडियो एक्टिव फास्फोरस कौन सा है? 32P। और रेडियो एक्टिव सल्फर कौन सा है? 35 सल्फर। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? दो टाइप के बैक्टीरियोफेज मिलेंगे। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज मिलेगा जिसमें रेडियोएक्टिव फास्फोरस होगा, एक ऐसा मिलेगा जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर होगा। क्यों? यहां देखो, किसी बैक्टीरियोफेज में दो चीजें होती हैं, डीएनए होता है और प्रोटीन का कोट होता है। डीएनए की खास बात यह है, हैव फास्फोरस लेकिन नो सल्फर। और प्रोटीन की खास बात है, हैव सल्फर नो फास्फोरस। तो कैसे याद समझना है कि बैक्टीरियोफेज ले लिया, उस मीडियम में डाल दिए जिसमें रेडियोएक्टिव फास्फोरस है, तो बताओ रेडियो एक्टिव फास्फोरस बैक्टीरियोफेज में कहाँ मिलेगी? तो भाई जहां फास्फोरस होगी वहीं तो मिलेगी। कहाँ मिलेगी? डीएनए में मिलेगी। और कहाँ नहीं मिलेगा? प्रोटीन कोट में नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी बैक्टीरियोफेज को इस मीडियम में मल्टीप्लाई करा दो तो सल्फर लेंगे, तो सल्फर मिलेगा कहाँ? तो प्रोटीन के कोट पे सल्फर मिलेगा और डीएनए पे सल्फर नहीं मिलेगा। तो दो टाइप के बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज होगा जिसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए होगा लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी। एक ऐसा होगा जिसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगी और डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो दो टाइप के बनेंगे। तो जो दो टाइप के बनेंगे वो अगले पेज पे लिखेंगे। हो गया यहां तक? बनाओ। ये दो एरो हैं, एक यहां बनाएंगे, एक यहां बनाएंगे। बना डालिए। ये एक बैक्टीरियोफेज है, जिसका नाम हमने रख दिया है रेडियो एक्टिव और ये भी एक बैक्टीरियोफेज है। और ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज। लेकिन अंतर समझ लीजिए क्या है। अंतर ये है कि इसका जो डीएनए है उस पे है रेडियो एक्टिव फास्फोरस, और रेडियो एक्टिव फास्फोरस था कौन सा? 32P। लेकिन इसकी जो प्रोटीन कोट है
वहां नहीं है। नो रेडियो एक्टिव फास्फोरस। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि प्रोटीन में फास्फोरस ही नहीं है, इसी नाते यहां फास्फोरस आया नहीं, तो ये रेडियो एक्टिव हुआ नहीं। अच्छा यहां देखो, यहां की स्थिति बदली है, डीएनए पे नहीं है, नो रेडियो एक्टिव सल्फर। क्यों नहीं है? डीएनए में सल्फर नहीं होता तो वहां सल्फर पहुंचा ही नहीं। लेकिन इसका जो प्रोटीन कोट है वहां क्या मिल गया? रेडियो एक्टिव सल्फर मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि यहां सल्फर पाया जाता है कौन सा? 35 सल्फर। देखो इसके पास रेडियो एक्टिविटी कहां है? डीएनए में, और इसकी रेडियो एक्टिविटी कहां है? प्रोटीन। इसकी रेडियो एक्टिविटी डीएनए में है और इसकी रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन में है। अब ये दोनों एक्सपेरिमेंट अलग अलग चलेंगे। इसका अलग एक्सपेरिमेंट चलेगा, इसका अलग एक्सपेरिमेंट चलेगा, और तब कंक्लूजन से आपको समझ में आएगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। वो अगली क्लास में बताएंगे। एनसीईआरटी खोलो, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। कह रहा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन किसने किया था? और मेंडल ने जो प्रिंसिपल दिए थे इनहेरिटेंस के, वो लगभग एक ही समय की बात है, नहीं है? एक 1865, एक 1869, 4 साल का अंतर है केवल। लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये खोजने में बहुत टाइम लग गया। 1926 में सबसे पहले ये मैकेनिज्म कहां पहुंची? कह रहा उससे पहले की डिस्कवरी जैसे मेंडल थे, सूटन थे, हंट, मॉर्गन, बाकी लोग, ये सब कहां तक पहुंच गए थे? क्रोमोसोम तक पहुंच गए थे। लेकिन असली सवाल अभी पता नहीं है। ये जो हेडिंग पड़ी है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, ये वास्तव में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। तो देखो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, ईयर याद रखिएगा 1928। वैज्ञानिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की इस बैक्टीरिया के साथ। स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी, ये क्या करता है? निमोनिया। और इन्होंने बताया कि क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कह रहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया चेंज हो गया। कैसा था? आर फॉर्म, वो कैसा हो गया? एस फॉर्म। तो फिजिकल फॉर्म चेंज हुआ ना। जब स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं कल्चर प्लेट पे, तो दिखता है स्मूथ कॉलोनी, और दूसरी दिखती है कैसी? रफ। ऐसा क्यों? तो जहां क्यों वहां एसर्शन रीजन। एस स्ट्रेन जो है वहां पर म्यूकस या पॉलीसेकेराइड का कोट है, वो आर स्ट्रेन में ऐसा कोई कोट नहीं है। जब माइस को इन्फेक्ट किया गया एस स्ट्रेन, तो चूहा मर गया। किससे? निमोनिया से। मतलब एस स्ट्रेन क्या है? विरुलेंट। जबकि माइस को जब इन्फेक्ट किया गया आर स्ट्रेन, तो ये नहीं मरा। इसका मतलब आर स्ट्रेन क्या है? नॉन विरुलेंट। तो एस से मर गया, आर से नहीं मरा। फिर ग्रिफिथ ने क्या कर दिया? किल कर दिया बैक्टीरिया को। कैसे? हीट। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, उसको जब माइस में इंजेक्ट करते तो चूहा फिर नहीं मरता है। एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड किया, इंजेक्ट किया, नहीं मरा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। इनके एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। ये इसी से सारी चीजें निकली हैं। हीट किल्ड लिए, एस स्ट्रेन, लाइव लिए, आर स्ट्रेन, और इंजेक्ट किया, चूहा मर गया। खास बात देखो, ना तो चूहा मारने की पावर इसके पास है, ना तो चूहा मारने की पावर इसके पास है, लेकिन चूहा मर गया। तो पोस्टमार्टम कराया, तो पता किया, तो पता देखो क्या चला। इंजेक्ट मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड लाइव आर बैक्टीरिया, माइस डाइड। और ये सबसे काम की लाइन है। ही रिकवर्ड क्या?
लाइव एस बैक्टीरिया कहाँ से, डेड माइस। कहा कैसे आ गए, ये कहाँ से आ गए, तो उसको एक्सप्लेन किए। देखो कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। क्या कंक्लूजन, इन्होंने कहा कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो कैसे करके समहाउ, पता नहीं कैसे, इनको पता नहीं है, समहाउ क्या कर गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। किसके द्वारा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया ये नहीं पता है, लेकिन हुआ है। कहा कुछ न कुछ, तो नाम क्या दे दिए, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ये ट्रांसफर मतलब पास हुए, कहां से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, और इन्होंने ही आर स्ट्रेन को इस लायक बनाया कि वो क्या बना सके, स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट बना सके और वो क्या हो जाएं, विरुलेंट हो जाएं। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ, ऐसा तो तभी हुआ होगा जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ होगा, लेकिन बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। ये हार मान ली, छोड़ दिए, बात खत्म। लेकिन दुनिया बहादुरों से भरी पड़ी है। कह रहे ओसवाल्ड आवेरी, कोलिन मैक्लियार्ड और मैकालिन मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट के पहले लोग क्या मानते थे, तो पहले लोग मानते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। ये अच्छा सवाल है। प्रायर टू द वर्क जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या माना जाता था, प्रोटीन माना जाता था, और इनके एक्सपेरिमेंट के बाद डीएनए माना गया। इन्होंने वर्क किया और डिटरमाइन कर दिया, मतलब सुनिश्चित कर दिया, किसका, बायोकेमिकल नेचर, किसका, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, जो कहाँ यूज हुए थे। अब कैसे किया था, इन्होंने प्यूरिफाई कर दिया था बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, कहाँ से, हीट किल्ड एस सेल से। कहा तीन चीजें हैं इसके पास, अब यही तीन में से कोई ना कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन करवाता होगा, या तो ये या तो ये या तो ये। विच वन, कौन है जो ट्रांसफर होता है, किसमें, लाइव आर सेल, कहां से, एस से। इन्होंने डिस्कवर किया कि डीएनए ही है जो जाता है कहां से, एस बैक्टीरिया से, किसमें, आर में, और आर को क्या बना देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। इन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज, और कहा कि प्रोटीएज और आरएनएज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किस पर, ट्रांसफॉर्मेशन पर। इसका मतलब ना तो प्रोटीन और ना तो आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जब डाइजेशन किससे कर दिए, डीएनए से, तो तुरंत क्या रुक गया, इससे क्या सिद्ध हुआ कि डीएनए ही है जो क्या करा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंक्लूड किया कि डीएनए ही क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल। लेकिन नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड, सहमत नहीं हुए। कह रहा अंतर बताओ, इसमें क्या अंतर है। डीएनएज का मतलब होता है ढेर सारे डीएनए, और ये क्या है, एंजाइम। ये पढ़ेंगे अगले लेक्चर पर।